रेक्स इंस्टीट्यूट के ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो, लैपटॉप का वीडियो एक दे चुका हूँ, दूसरे पे आज चालू कर रहा हूँ। एक मदरबोर्ड आया है जिस पे डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, तो वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि किस तरह से वो दिक्कत कर रहा है, क्या परेशानी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए डीबग कार्ड होता है, और डीबग कार्ड में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास दो तरह का डीबग कार्ड है, इसके अलावा डिस्प्ले वाला भी डीबग कार्ड आता है जिस पे पूरी स्क्रीन लगी होती है और सारे काम होते हैं। तो ये हमारे पास एक डिस्प्ले कार्ड है, इस पे देखिए ये आपका डबल एलईडी वाला है और ये सिंगल वाले हैं। तो इस पे आपका देखिए रीसेट फ्रेम रेडी क्लॉक, इस पे भी आपका रेडी क्लॉक रीसेट फ्रेम, और इस पे कुछ ऐसे भी आएंगे जिस पे +12 वोल्ट, +5 वोल्ट, +-12 वोल्ट का भी ऑप्शन दिया रहता है। तो वो वाले भी आते हैं, ऑप्शनल होता है, बहुत तरीके के आते हैं। अगर मदरबोर्ड टोटल डेड है, बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा, तो ये डीबग कार्ड किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं कि अगर ये डीबग कार्ड 5 से 7 बार अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज करता है, 8 बार हो सकता है, 9 बार हो सकता है, तो इसका मतलब डिस्प्ले आ गया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो हम पीसीआई स्लॉट पर देखते हैं। पीसीआई स्लॉट के कुछ नंबर होते हैं, पिन्स होते हैं, जिसपे हम मल्टीमीटर को रखते हैं, और मल्टीमीटर पे अगर वैल्यू 5 से 7 बार चेंज हो जाए तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि डिस्प्ले आया या नहीं। इस डीबग कार्ड के अलावा भी एक ऑप्शन ये होता है, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। बहुत सारे पिन, बहुत सारी जगहें होती हैं मदरबोर्ड में, कुछ आईओ की पिन्स पर भी हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 से 7 बार अगर वैल्यू चेंज होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि डिस्प्ले आ गया। रैम की प्रॉब्लम में ज़्यादातर E0, F0, C0, D0 से लेकर E9, F9, C9, D9 तक आ सकता है, FF भी आ सकता है, E0 भी आ सकता है। 2 बार वैल्यू चेंज होकर रुक जाए तो भी हम रैम को मानते हैं कि रैम में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन करते ही 0 आता है तो ज़्यादातर क्या होता है, वो CPU से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बता चुका हूँ मैं। आप 12 वोल्ट हटा देंगे, अभी हम इस मदरबोर्ड में ट्रेसिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा FF या कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही डिस्प्ले कार्ड ऑन ही नहीं हो रहा है, मतलब डिस्प्ले कार्ड पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो भी मान के चलिए CPU या साउथ ब्रिज या सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। आईओ को क्लीन कर लें। इसके अलावा हीट मारे मदरबोर्ड में, बायोस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 2 या 3 बार टाइम चेंजेस, मतलब 2 या 3 बार मतलब झपकी लिए और क्या हुआ, चेंजेस होकर रुक गया, तो रोम के कारण भी हो सकता है, मतलब 2-3 बार वैल्यू चेंज हुई, तो ये भी होता है। लगातार कोडिंग क्या हो रही है, रुक नहीं रही है, चेंज होती जा रही है, तो ये ध्यान रखिए बायोस के कारण होता है। बायोस को एक बार फ्लैश कर लीजिए। इसके अलावा डीबग कार्ड पर एलईडी में 12 वोल्ट, -12, +12 में बता चुका हूँ, इसमें नहीं है, तो कौन सा वोल्ट मिसिंग है वो भी आप क्या कर सकते हो, इन एलईडीओ से आप देख सकते हो। उसमें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये सब कुछ का भी मेंशन होता है। रीसेट ऑन करते मतलब अब क्या होता है कि सिर्फ एक बार ग्लो होकर बंद हो रहा, मतलब क्लॉक हल्की हो जाए तो ठीक है, मतलब क्लॉक जनरेटर अभी देखिए मैं आप दिखाऊंगा, जल के एकदम हल्की होगी तो कैसा होता है, क्या होता है, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर अगर बात करें 4-5 बार कोडिंग हो रही है तो क्लॉक जनरेटर, और अगर 4-5 बार बेसिकली कोडिंग चेंज होके और रुक जा रहा है तो आपको 2 जगह ध्यान देना है। एक तो रैम के पास कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं, उन पर ध्यान देना है। सबसे पहले देखो इधर, इन रजिस्टर्स पर ध्यान देना है, और ये रजिस्टर दिक्कत कर सकते हैं, या फिर क्लॉक जनरेटर आईसी के पास कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं। देखिए आप यहाँ पे, ये क्लॉक जनरेटर आईसी है, इसके पास के रजिस्टरों में भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो ये आपके कुछ कोडिंग्स होती है। इसके अलावा D0 एरर भी आता है, तो वो भी CPU के कारण, CPU के सॉकेट स्लॉट के कारण भी आती है। कई तरह की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, देखिए रैम हमने इसमें प्रॉपर कर रखी है, फ़ैन प्रॉपर है, सब चीज़ें हैं, रोम इसकी लगी हुई है, और ये इसके बाद हम इसमें डीबग कार्ड लगाते हैं, और अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं डीबग कार्ड पर आपको लेके चलता हूँ, तो हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, इसमें काहे की प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। ये मैंने इसको पावर दिया और अब ऑन करने जा रहा हूँ। ऑन करने के देखिए ये मॉनिटर पे आपको इस तरह से दिख रहा होगा, डिस्प्ले अभी नहीं आ रहा है, तो हम इसको ऑन करके देखते हैं और डीबग कार्ड में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये पावर स्विच मैंने ऑन किया, अब ये देखिए C1 ये वैल्यू रुक गया, FF पे आके रुक गया, 2-3 बार 4 बार झटका लिया और FF पे रुक रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काहे की, हम देखते हैं, एक चीज़ें करके प्रॉपर करेंगे और देखेंगे काहे की प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ होती है, हम रैम को एक बार चेंज करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। रैम को साफ़ कर लेते हैं पहले, फिर चेंज करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बंद करता हूँ मैं इसको,
ये मैंने बंद किया है। अब हम यहाँ से इसको रैम को क्या करते हैं, निकालते हैं और साफ़ करना है इसको। ब्रश देना। हम इसको लगा के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। शायद साफ़ करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये प्रॉपर क्या हो जाए, डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाए। चलिए देखते हैं। कौन सी रैम है? DDR2 है ना? DDR2। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहानी है इसकी। रैम अच्छे से फिट कर लें और फिर हम इसको यहाँ पर डीबग कार्ड में चेक करते हैं। ठीक है, तो ये डीबग कार्ड पर हम इसको देखने जा रहे हैं। फिर से ऑन करता हूँ मैं और डीबग कार्ड पे चेक करता हूँ। ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और देखते हैं कि डिस्प्ले आता है या नहीं। वही कहानी वही है, C1 पे अटक रहा है, ये FF पे फिर आके रुक गया। दूसरी रैम लेके आना, अंदर से कोई मशीन से निकाल के जल्दी से रैम निकालना उस मशीन से, इसको हटा दो। दूसरी रैम लाओ। इसके अलावा और चीज़ें देखते हैं अपन। थोड़ा सा बायोस बैटरी को भी जब तक चेक कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। DDR2 है, बायोस बैटरी एकदम ठीक है, वोल्टेज प्रॉपर है। मैंने इसको आप इस तरह से जीप पे लगा के चेक कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर से भी इसको, मल्टीमीटर ले चेक करा दो इसको। अब हम पहले रैम देख लें। हमारे पास पहले कौन सी रैम थी, दिखाओ। ये रैम हमारे पास थी जिसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब हम ये रैम लगा के देखते हैं। ठीक है, बैटरी चेक करा दो। ये हम लगा लेते हैं। तो कई बार डीबग कार्डों के हिसाब से, कई बार कुछ डीबग कार्ड कुछ तरह का एरर देंगे, लेकिन जो कॉमन एरर्स है मैंने वो लिखा दिए। कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ें बता दूं। लगाना। वो वाला है, वो वाला। कौन सी रैम लिया है भाई? DDR1 है क्या? 1 है, 2 है वो, DDR1 है। ये देखना इसमें कितना लिखा है, पढ़ो। DDR2 है, 2.5 है। 2.5 ना, DDR1 हुई ना। दूसरी लेके आओ DDR1 की। अब जब तक ये बायोस बैटरी चेक करा दो। इसमें बैटरी कितना वोल्ट आ रहा है, इस पे लिखा होगा ना 2.5। देखो ना कहाँ लिखा है, चेक करो। इस तरह से आपको इसके स्लॉटों पे देखना होता है। देखिए 2.4 DDR1। तो हम दूसरी रैम DDR1 लगा के देखते हैं इसमें और क्या हो रहा है वो चीज़। बैटरी का वोल्टेज चेक करो। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी प्रॉपर है। बैटरी लगाओ, बैटरी लगा रहे हैं। ये बैटरी लग गई। इसके अलावा रैम सर्किट पर शॉर्टिंग नहीं है, वो भी मैं चेक करा देता हूँ। करो चेक। इसको लगाओ पावर पे और इसको लगाओ यहाँ पे, चेक करो। ग्राउंड से ले इसके ड्रेन को। किसी भी तरह की बीप नहीं आनी चाहिए। जल्दी करो ना, इतना टाइम थोड़ी होता वीडियो में, लंबा होता चला जाता है। रैम देखो भाई, अंदर मिली। कौन सा? ये ग्राउंड नहीं दिख रहा तेरे को? क्या कर रहा है? यहाँ रखना, ड्रेन पे। वो ग्राउंड पे रखा, ग्राउंड पे रखा है। वहाँ नहीं रखते, इस पर रखो। इस पर ये देखिए यहाँ पर भी ठीक लग रहा है। बाकी रैम के वोल्टेजेस मैंने चेक कराए हुए हैं किस तरह से होता है। रैम दूसरी ले आए। चलिए दूसरी रैम है, इसको लगा के देख लेते हैं हम। लगाओ। अब इस पर हम देखते हैं क्या कहानी हो रही है। तो सबसे पहले इसी तरह से आपको सारा डीबग कार्ड हो या कुछ भी हो, आपको इसी तरह से चेक करना होता है। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इसको ऑन करते हैं। जंपर दो, वो चिमटी तो देखिए इस पर ये पावर लिखा हुआ है। देखिए F पैनल होता है,
ये पावर लिखा हुआ है देखिए इस तरह से ये, तो इसको यहाँ से ऑन करना है। इस पर आप वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करा यहाँ पे 3 वोल्ट चेक कराए थे ना मैंने आपको। मल्टीमीटर रखो भाई। ये देखिए ये वोल्टेज यहाँ पर इस तरह से 5 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोनों चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आना चाहिए। हम इसको ऑन कर देते हैं, ऑन कर दूँ, ये ऑन हो गया। अब देखते हैं डिस्प्ले आया कि नहीं। 5-6 बार क्या होना चाहिए देखिए, और ये किसी भी वैल्यू पर रुक सकता है। 5-6 बार के बाद 75, 65 किसी पर भी रुकेगा और डिस्प्ले क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए डिस्प्ले आ गया। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम रैम की थी। इसके अलावा रैम पर जब डिस्प्ले आ गया तो रैम पे 3 तरह के वोल्टेज बनते हैं। कल भी मैंने आपको चेक कराए थे, तो मैं कराया था क्लास में। चेक करिए, कोर वोल्टेज चेक करिए, सारे वोल्टेज चेक करिए। देखिए चालू बोर्ड है, सारी चीज़ चालू पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड किया हुआ है। अरे ग्राउंड यहीं लगा लो ना, एक वायर ले लो यार, इतना कराते हो उसके बाद भूल जाते हो। यहीं ग्राउंड करके यहीं दिखाओ, सब वीडियो जा रहा है तो ग्राउंड कहीं और रखोगे तो क्या होगा। कोर वोल्टेज चेक कराओ। ये देखिए ये 3 वोल्ट आ रहा है इसमें, इस साइड ये इधर। अरे इस पे चेक कराओ। 5। अब यहाँ पे चेक करो, इसके ड्रेन यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है। अब इस पे अपना ठीक है, तो इस पे अपने को इसके वोल्टेजेस प्रॉपर इस तरह से क्या करने होते हैं। देखिए ये यहाँ पे चेक करने हैं, कितना आ रहा है 2.5। रुक क्यों नहीं रहा है, चेक कराओ उसको अच्छे से। ये देखिए 2.5 आ गया। अरे यार सही से रखो, उड़ जाएगा, बार बार गलत जगह पे रखोगे। नहीं चेक होगा। .9 कितना आ रहा है? 3 आया था। 3 नहीं 2.5 चाहिए, ज़्यादा आ रहा है ना वोल्टेज। पकड़ो इसको, मैं चेक करा रहा हूँ। ये 1.3 उसमें बोर्ड पे दिखाओ। हम्म 1.2 एक बार बंद करके फिर से चालू करते हैं। चेंज हो गई, फिर डिस्प्ले आया। तो वोल्टेज हमें यहाँ पर 2.5 ही का है नहीं। इसे रखना, डिस्प्ले पर रखो। थोड़े से ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, 2.5 से ज़्यादा वोल्ट बना रहा है ये। यहाँ रखना, मीटर पे रखो। इस पर आया तो ऊपर आना, ज़्यादा बन जा रहा है ना इस पर। तो हाथ मत कर, हाथ शॉर्ट हो जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। खैर आगे देखते हैं उसको। अब ये आपके रैम के वोल्टेज के अलावा, अब रैम के वोल्टेज के अलावा यहाँ पर देखिए सीपीयू का वोल्टेज 12 वोल्ट है। और यहाँ पर ये कितना देगा, सीपीयू का वोल्टेज देगा, देखिए 1.29 दे रहा है। इधर दिखाओ, 1.29 सीपीयू का वोल्टेज प्रॉपर है, ठीक है। ये प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन पे 12 वोल्ट और सेकेंडरी मॉसफेट के सोर्स पे 1.8 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्टेज बनना चाहिए। इसके अलावा ये 2 वोल्टेज के अलावा ये देखिए आप और वोल्टेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ जो मदरबोर्ड पे बनेंगे। ये 3 वोल्ट आ रहा है, 5 से 3 यहाँ ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये आपका 1.5, ये ट्रांजिस्टर के थ्रू अलग अलग सप्लाइयों के अलग अलग वोल्टेजेस क्या करती हैं, वाया का बोर्ड है। और वोल्टेजेस मैं आपको बता देता हूँ। ये रोम है 32 पिन वाली, 8 पिन वाली होती तो हम उसके 8 नंबर पे वोल्टेज क्या कर लेते, चेक कर लेते। साउंड आईसी, लैन आईसी, इनके आसपास भी वोल्टेजेस आपको चेक करने होते हैं।
तो आपको इस तरह से ये जो कंडेंसर्स होते हैं इसके आसपास देखिए ये 2.5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए लैंड पोर्ट के आसपास भी वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, ये देखिए मिल गया। ये क्लॉक जनरेटर आईसी, तो क्लॉक जनरेटर की इनपुट पे 3 वोल्ट इस तरह से कुछ दिखाएगा, ये देखिए 1.5 3 दिखा रहा है, 3 है पूरा, ये 3 की लाइन चल रही है, 1.8 ये पूरा 1.8 ये 3 है, फिर ये देखिए 1. तो ये जो 1.8 ये क्लॉक पल्सेस हैं, ठीक है। और इस पे इनपुट वही 3 वोल्ट के आसपास क्या होगा, ये देखिए हो रहा है। और 1.8 का जब हम इसको डीएसओ पे चेक करेंगे तो ये क्लॉक दिखाएगा पूरा, ठीक है। तो ये चेक करना आना चाहिए, सीपीयू के वोल्टेज चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा इस पर भी 3 जगह से वोल्टेज मैं बता चुका हूँ कि इस पर भी रैम का वोल्टेज पहुँच रहा होगा। तो इसको अभी मैंने खोला नहीं है, तो मैं ऊपर ही से चेक करता हूँ। देखिए कितना दिखा रहा है, 2.5 आ रहा है, 2.5 वोल्ट। यहाँ ये रैम का वोल्टेज आ रहा है, इधर भी एक वोल्टेज इसके आसपास घूम रहा होगा, ठीक है। तो अलग अलग सर्किट के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज क्या होते हैं इसमें आते हैं, ठीक। और ये आपको ज़्यादातर जो भी चेक करना है आप कंडेंसरों पर चेक करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आईसीयू पर थोड़ा कम हाथ डालें आप, ठीक। देखिए जो रैम का वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा था, फिर से इस पर रखो, फिर से चेक कर लें, इसी पे दिखाना सर। अब रैम का वोल्टेज जो नहीं मिल रहा था, देखते मिला कि आ गया 2.5, सही जगह पे अपन उसको क्या रख नहीं पा रहे थे। तो ये आपका 2.5 वोल्ट रैम का आ गया। DDR1 रैम है। बायोस बैटरी का वोल्टेज बता चुका हूँ। फ़ैन के वोल्टेजेस आपको चेक करना है, तो ये देखिए ये वोल्टेज सिस्टम के फ़ैन का वोल्टेज यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको ये सारे वोल्टेज क्या होने। पावर LED पर देखिए आप 5 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट रीसेट का, इसमें ये रीसेट पे वोल्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो एक हाई लो क्या होगा, एकदम से लो होगा फिर हाई होगा, उस तरह से इसमें वोल्टेज आगे जाएंगे। तो रैम पे 2.5 वोल्ट, सीपीयू के कोर वोल्ट, और इस पर भी 2.5 वोल्ट, लैन आईसी साउंड आईसी पर वोल्ट, और ये इसकी क्या लगी हुई है, रोम ये IOIC लगी हुई है, ठीक है। इसके आसपास भी आपको वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। देखिए मिल रहे हैं वोल्टेजेस। तो हर जगह क्या है, अब मैं आपको चालू सारे बोर्ड में ये प्रैक्टिस कराता हूँ। ये हमारे पास ये मदरबोर्ड आया था बनने, तो इसका हमने पूरा अभी ट्रेसिंग की, तो रैम में ही फॉल्ट मिल गया, तो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो गया। अदरवाइज़ जैसे पंखा चल के बंद हो जाता। चलिए मैं इसमें और कुछ डीबग कार्ड में आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम्स किस तरह से आती है। अब मान लीजिए कि जैसे CPU काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर बना देते हैं। ये 12 वोल्ट की सप्लाई को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब इसको जब हम हटा देंगे और फिर ऑन करेंगे, देखिए ऑन हो गया, ये देखिए 0 आ रहा है। तो ये 0 का मतलब क्या होता है, ये CPU का फॉल्ट है। समझ में आया। ये देखिए जब भी 0 आएगा तो CPU का फॉल्ट है। वापस लगाएंगे, मतलब अब ये देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉपी पेन देना एक, तो देखिए वापस डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो अब ये CPU पे या तो 12 वोल्ट ना हट 12 वोल्ट की सप्लाई हटी हो, या VRM सेक्शन कैसा होता है वो आप देख लीजिए नॉर्मल मदरबोर्ड होगा। फिर मैं आपको आगे जो SOC सिस्टम ऑन चिप है उसमें कैसे काम होता है वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इस तरह से ऑन होगी। अब यहाँ पर जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई इस तरह से लगी हुई है इसमें। अब यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड। अब यहाँ पर देखिए 3 मॉसफेट लगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। टोटल ये प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट। ये 12 वोल्ट यहाँ से कॉइल फिल्टरों से होता हुआ इस पे जाएगा। फिर ये 12 से यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरे मॉसफेट, और ये जो सेकेंडरी मॉसफेट है ये क्या होगा, ग्राउंड होगा, ठीक है। तो इसमें स्विचिंग पावर सप्लाई है जिसमें लीनियर होगी, उसमें ग्राउंड नहीं होगा, उसमें फिर सप्लाई यहाँ से जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से आउट होगी, ये यहाँ पर ग्राउंड कर रहा है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और यहाँ से फिर कॉइल और कंडेंसर लग के क्या होती है, सप्लाई आगे जाती है। तो जैसे ही 12 वोल्ट आप यहाँ देंगे, यहाँ पर CPU के लिए 1.2 वोल्ट देगा, ठीक है। स्कीमेटिक में भी आपको मैं दिखा दूंगा कैसे काम होता है। अब ये CPU पे ये वोल्टेज क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। CPU पे जो वोल्टेज जा रहे हैं इन सबको जो रेगुलेट करती है वो रेगुलेटर VRM IC होती है, जो इन सब पर लगी होती है, इन सब के गेटों पर लगी होती है। और इसकी सप्लाई, इसका कनेक्शन भी CPU से ज़रूर होता है। और ये 12 वोल्ट सप्लाई भी क्या होती है, इसको भी चलने के लिए इसका इनपुट वोल्टेज होता है। अब इसमें कितने तरह की प्रॉब्लम आएगी, अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी मैं आपको बता देता हूँ कितने तरह की आएंगी। पहली, अब जैसे आपका
आपने 12 वोल्ट की सप्लाई हटा दी तो 0 दिखाएगा। दूसरी कंडीशन होती है प्राइमरी शॉर्टिंग, दूसरी कंडीशन होती है सेकेंडरी शॉर्टिंग, तीसरा होता है सर्किट शॉर्ट और चौथा होता है ओवरऑल शॉर्ट, मतलब सब कुछ खत्म। अब प्राइमरी शॉर्टिंग मतलब प्राइमरी मॉसफेट अगर ग्राउंड मारे तो प्राइमरी शॉर्टिंग, सेकेंडरी मॉसफेट अगर ग्राउंड मारने लगे तो सेकेंडरी शॉर्टिंग, लेकिन सेकेंडरी मॉसफेट जब शॉर्ट मारेगा तो प्राइमरी को भी शॉर्ट दिखाने लगेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना। ओवरऑल में गेट भी ग्राउंड मारने लगेगा तो इसको कहते हैं मतलब सर्किट शॉर्ट, मतलब गेट भी मार रहा है और ड्रेन भी मार रहा है तो मतलब ये ओवरऑल शॉर्टिंग हो गई। तो अब मॉसफेट में मान लीजिए यहाँ पर 6 मॉसफेट लगे, 6 मॉसफेट में से अब मान लीजिए कि आपके 2 मॉसफेट में अभी इस सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो जैसे ही आप 12 और इसको टच करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शॉर्टिंग है तो देखिए मैं इसको जब टच करूँगा तो क्या होगा, ये दोनों को जैसे ही मैं टच करूँगा, कई बार क्या होता है कि आप जैसे इसको लगाते हैं, लगाने के बाद पंखा चल के बंद हो जाता है, जैसे ही इसको हटाते हैं पंखा चलने लगता है। तो आप कुछ ना करें, इसमें ये दो है पॉजिटिव सप्लाई, ये बजेंगे, और 2 है नेगेटिव सप्लाई। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नहीं बजना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं बजना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा बीप करेगा, वेट कर लेना, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा। अब अगर यहाँ पर ये बीप करने लगे तो मतलब ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो मतलब आपको फिर इन मॉसफेटों पे काम करना है। मॉसफेटों के अलावा कई बार देखिए यहाँ पर ये और कुछ कंपोनेंट भी लगे होते हैं, जैसे फिल्टर्स लगे, कंडेंसर लगे, ठीक है। ये भी कई बार क्या होते हैं, ख़राब हो सकते हैं। कोयले वोयले रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में जाती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। कंडेंसर वगैरह कई बार क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, फूलेंगे फटेंगे। तो 1.2 वोल्टेज बनाने की जगह 0.68 1 वोल्ट इस तरह के वोल्टेज बनने लगेंगे, तो इनको हटा दीजिए आप, समझ रहे ना कहानी। तो ये वोल्टेज प्रॉपर आ जाएगा। वोल्टेज के साथ एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। अब यहाँ पर अब ये सीपीयू और इस रेगुलेटर के साथ क्यों कनेक्ट है, जो भी सीपीयू की रिक्वायरमेंट है इस रेगुलेटर को ये बोलता रहता है। तो ये रेगुलेटर उसके हिसाब से इन आईसीएस को स्विच करा के यहाँ पर क्या करती रहती है, वोल्टेज और एम्पियर। वोल्टेज तो फिक्स रहता है, एम्पियर को क्या करती रहती है, ऊपर नीचे करती रहती है। जैसे सीपीयू पे लोड पड़ा, एम्पियर की रिक्वायरमेंट, फिर ये पूरी स्विचिंग प्रक्रिया से क्या करते हैं, आगे कर देते हैं, ठीक है। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म ही होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें एनपीएन और पीएनपी होते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें बहुत सारा फंडा है तो उसको अपन देखेंगे जब लैपटॉप पे पहुंचेंगे तो, और बाईपोलर क्या है, सारी चीज़ें वो सब आगे करेंगे। तो प्राइमरी शॉर्टिंग में हम मान के चलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी में सेकेंडरी और ओवरऑल में इस तरह। अब मान लीजिए कि आपको ओवरऑल कितने मॉसफेट खराब मिल रहे हैं, इसमें 2। अब आपको वो जैसे ही आपको मतलब एक भी शॉर्ट होगा तो सब शॉर्ट आने लगेंगे प्राइमरी के या इसके। तो अब आप क्या करिए, 6 मॉसफेट लगे हैं, अगर आपने एक एक करके निकाले, 4 मॉसफेट में शॉर्टिंग है और 2 ओके हैं, सॉरी 2 मॉसफेट में शॉर्टिंग है और 4 ओके हैं। तो आप 4 मॉसफेट अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो 4 मॉसफेट से आप मदरबोर्ड को क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदरबोर्ड चालू हो जाएगा। समझ गए कहानी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि कंडेंसर फुल फट जाए तो वोल्ट एम्पियर भी क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो दिक्कत आएगी। एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये रेगुलेटर काम करना बंद कर देती है। अब हर आईसी का एक होता है बूट सीक्वेंस। क्या होता है बूट सीक्वेंस? वो चीज़ होती है कि इसको कितना इनपुट वोल्टेज चाहिए, कहाँ से इसको इनेबल चाहिए, फिर इसको सीपीयू से इनेबल चाहिए, फिर सीपीयू से क्या रिसीव करेगी और कैसे ये काम करेगी। तो इस रेगुलेटर का पूरा आपको बूट सीक्वेंस या इसका क्या होना चाहिए, पूरा पिन कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हम इतना करते नहीं, हम सीधा उठा के इसको बदल देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बदलने के बाद भी 12 वोल्ट तो यहाँ पहुँच रहा होता है, लेकिन सीपीयू पे 1.2 वोल्ट नहीं पहुँच रहा होता। तो रास्ते का कंपोनेंट चेक कर लिया, ये भी बदल लिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि इसके पास जो इसकी इनेबल डिसेबल सिग्नल आने उस लाइन पर लगे कुछ कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मान लीजिए कि इस नल को आप बदल रहे हैं, तो नल को बदलने से क्या होगा, अगर इसमें पानी ही नहीं आ रहा है तो नल बदलते रहिए, क्या होना। तो सबसे पहले तो आप देखिए ना, तो इस आईसी पर जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बीच में जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आईसी की रिक्वायरमेंट पिन डिटेल्स आपको एक एक बोर्ड में स्कीमेटिक में मिल जाती है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ चेक कराई कि सीपीयू का वोल्टेज, रैम का वोल्टेज, सारे वोल्टेज इसमें प्रॉपर हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या थी, रैम, इस कौन सी रैम दिक्कत कर रही थी, दूसरी रैम DDR1 की रैम ही दिक्कत कर रही थी, तो हमने उसको बदल के कौन सी रैम लगाई, है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो किसी भी चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, एक बूट सीक्वेंस होता है, जिसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं। तो ये आपका डेस्कटॉप बोर्ड की एक प्रॉब्लम आज मैंने आपको क्लियर कराई। ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये रेगुलर कहाँ से मैं आपको बताता हूँ,
और ये आपको बताएंगे क्या क्या इन्होंने सीखा, क्या क्या इनको समझ में आई ये चीज़ें। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? रंजीत अहिरवार, भोपाल से हूँ मैं। हाँ। और मैं काफ़ी टाइम से सीखने की कोशिश कर रहा था। हाँ। पर मुझे यही क्या खड़े है रहो ना, कि इधर आ जाओ। हाँ। क्लियर कुछ समझ नहीं यहाँ आ खड़े रहा इसके था। पीछे, फिर हाँ। मैंने रेक्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा। किसी इंस्टीट्यूट का नाम मत लेना, है ना, सिर्फ अपना जो आपने पढ़ा है बस उसी का नाम। जी। फिर अभी क्या है कि मेरे काफ़ी सारे फॉल्ट क्लियर हो चुके हैं और मैक्सिमम मदरबोर्ड में रिपेयर कर लेता हूँ। कितने दिन हुए आपको? मुझे 1 हफ्ता हुआ है सिर्फ आए हुए। कुछ लोग बोलते हैं हम प्रैक्टिकल नहीं कराते। प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है। तो और बगैर थ्योरी पढ़े प्रैक्टिकल हो सकता है क्या? पहले थ्योरी पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। अगर मुझे कुछ फॉल्ट होता है तो हमारे सर हैं, सर हमको पूरा गाइड करते हैं। पूरा मदरबोर्ड का आज VRM सेक्शन जो आज समझाया पूरा समझ में आ क्लियर गया? हो चुका है। मैं मैक्सिमम पूरा मदरबोर्ड रिपेयर करना जानता हूँ। DVR मैंने आपको रिपेयर करना बताया था क्या? DVR में भी 12 बोल्ट आपने नहीं आते, खुद किया 5 था? बोल्ट आते हैं, तो वो मैंने खुद अपने हाथ से करा। आपको कोई दिक्कत परेशानी? कोई कहाँ से आप? प्रॉब्लम। आपका नाम बता दीजिए। मैं रंजीत अहिरवार भोपाल से ही हूँ और मेरी एक छोटी सी शॉप है, वहीं पे मैं काम करता हूँ। किस नाम से शॉप? आयुषी कंप्यूटर के नाम से, नरेला जोड़ पर। ये 10-15 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद आज ये रिपेयरिंग सीखने हमारे पास आए हैं। इनको कभी कभी मोबाइल की क्लास में भी ये खड़े हो जाते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम कभी मना करता हूँ मैं? नहीं सर, पूरे स्कीमेटिक में कोई दिक्कत आई कोई आपको? दिक्कत नहीं है। बगैर स्कीमेटिक पढ़े कोई रिपेयर कर सकता है क्या दुनिया में? नहीं सर, वो तो पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ धूल झाड़ फूक कर देने से कोई रिपेयरिंग हो जाती है नहीं क्या? सर। कोई जब तक अगर knowledge अगर नहीं मैं होगा आपको तब तक नहीं लैपटॉप हो और पाएगा। मोबाइल खोल के, कोई सा भी मोबाइल लैपटॉप खोल के दिखा दूंगा, उससे दिखाने से कुछ होगा क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह से हमारे यहाँ क्लासेस चलती है, एक प्रॉपर होता है, एक सीक्वेंस होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब पढ़ना होगा। हमारे पास 8 से 10 घंटे की क्लास में बैठना होगा। अगर एक्चुअल आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ही हमारे यहाँ एडमिशन लें, अदरवाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और हाँ, अगला जो वीडियो है वो मोबाइल पे अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। मोबाइल के सर दीपक सर मंडे को सारे प्रैक्टिकल्स कराएंगे। आज मैं उसका पूरा स्कीमेटिक समझाऊंगा। पावर आईसी का जो बूट सीक्वेंस होता है वो कैसे काम करता है, पावर आईसी कितने तरह के वोल्टेज कॉइल पर देती है, कौन कौन से वोल्टेज उसके कंडेंसर पर जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल 0.50 एम्पियर पर रुक रहा है तो क्या दिक्कत है, 0.5 एम्पियर से ज़्यादा जाकर 1 एम्पियर के आसपास फिर वापस रुक जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें आपके LDO वोल्टेज होते हैं, क्या कोर वोल्टेज होते हैं, क्या रैम के वोल्टेज होते हैं, वो सब तो मैं बहुत आसानी से बता चुका हूँ आपको। लेकिन इसके अलावा उसमें 10 से 12 तरह के काम होते हैं, किस तरह से वो वोल्टेज बनते हैं, कुछ वोल्टेज बन के वापस पावर आईसी पे जाते हैं, वो वोल्टेज कौन से हैं, उनके क्या नाम है, L0 L5 क्या वोल्टेजेस होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में पूरा क्लियर कराऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि एक एक आईसी का बूट सीक्वेंस जब तक आपको नहीं आएगा आप जीवन भर वही करते रहेंगे कि खोला बंद किया और कहानी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब जैसे पावर आईसी हम लैपटॉप अभी हम मोबाइल में चालू करेंगे, तो जैसे पावर आईसी में S4 S3 क्या बोल्ट होते हैं, किस लिए बने होते हैं, कॉइल पे जाकर वापस ये बेसिकली पावर आईसी पर ही जाते हैं। इसके अलावा L3 वोल्टेज, इसका क्या काम है, इंटरनल मेमोरी को देता है, फिर S2 वोल्टेज बनते हैं, फिर S5 वोल्टेज बनते हैं, फिर L5 वोल्टेज, फिर क्लॉक होगा, फिर आपका L2 वोल्टेज होगा, फिर Vreg वोल्टेज होंगे। तो डिफरेंट जो वोल्टेजेस बनते हैं ये किस लिए बनते हैं और क्या काम होता है इनका, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर कराऊंगा कि L7 L2 L3 L5 किस लिए यूज़ होता है, L5 L2 Vref क्या है, L13 क्या है, L18 वोल्टेज क्या है, L12 वोल्टेज क्या है, L11 वोल्टेज क्या है, PS होल्ड कब मिलता है। इसके अलावा जो आपकी बेसिकली अगर बात करूं कि जो चार्जिंग आईसी है वो VPH पावर कब निकालती है, VPH पावर मिलने के बाद जो आपकी पावर आईसी है वो कितने प्रकार के जो वोल्टेजेस मैंने बताया S4 S3 L3 S2 S5, इस लेवल पर अगर आपको सीखना है, इस लेवल पर जैसे अब ये हैं, इन्होंने आज पूरे मार्केट में 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, आयुषी कंप्यूटर है, और इनको रिपेयरिंग नाम की चीज़ क्या होती नहीं आती। कार्ड लेवल, रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, ग्लास, लैपटॉप खोलना बदलना, हिंचेस खोलना बदलना, ये बहुत मामूली चीज़ें होती हैं। ब्रांडेड हो, इसके अलावा किसी भी तरह का हो, ये बहुत आसानी से खुद खोल, आप भी सारे मोबाइल लैपटॉप सब खोल लेते हो, खोलने में कोई दिक्कत होती है, परेशान। मेन दिक्कत कहाँ आती है, रिपेयरिंग करने में, और उसके लिए हमें रिपेयरिंग और स्कीमेटिक सीखना होता है। तो वो सारा मैं इनको कराऊंगा।
किसी भी तरह की कोई परेशानी दिक्कत आपको अब तक महसूस हुई हफ्ते भर के अंदर? नहीं सर, मुझे कोई 15 से 20 दिन में आपका पूरा लैपटॉप क्लियर कर दूंगा, मदरबोर्ड क्लियर कर दूंगा, एडमिशन आपका लाइफ टाइम रहेगा। आप जब भी आना चाहें, जो भी मदरबोर्ड आना चाहें, लाएं, देखें, करें। एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर याद करना है, स्कीमेटिक आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 9893266819 मेरा नंबर है। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से ये सेशन लाइव था। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर करें, नहीं करें, सब्सक्राइब करें, नहीं करें, वीडियो को आप आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि जो एक्चुअल सीखने वाले हैं उनको ये चीज़ मिले और वो एक्चुअल सही इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकें। मैं जितेंद्र गौतम इसी फील्ड में 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, तो किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा एक लड़का अभी CCNA CCNP करके बेसिकली एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अभी अपॉइंट हुआ है, दीपेश नाम है उसका। वीडियो भी मैंने 3-4 दिन पहले डाला है, जो CCNA करने का एक वीडियो है। वो अभी बहुत बड़ी कंपनी में अपॉइंट हुए हैं, तो उनसे भी मैं लाइव पूरा आपको वीडियो में मिलवाऊंगा। CCNA का क्या वैल्यू होती है, NP की क्या वैल्यू होती है, लाइनक्स की क्या वैल्यू है, सर्वर की क्या वैल्यू है। बोलने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल जो करते हैं, जॉब पे जाते हैं, 45, 35, 40, 50 हज़ार से जो स्टार्ट होते हैं, सारे बच्चों से आप मिलिए, आइए और फिर ज्वाइन करिए हमें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।